बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 7। अली बिन रबी जब कसर के कमरे में दाखिल हुआ तो बड़े सालारों में से सुलेमान बिन यूसुफ, अली खिशावंद, अब्दुल रज़ाक और कुछ दूसरे बैठे हुए थे। उनके अलावा दीगर उमरा भी अपनी अपनी नशिस्तें संभाले हुए थे। यहाँ तक कि सुल्तान मसूद बोला और कहने लगा, थोड़ी देर पहले हमारे कुछ मुखबिर आए हैं और उन्होंने ये इतला दी है कि दर्रा कश्मीर में जो सरसूती नाम का महफूज मुस्तहकम किला है और इर्द गिर्द के बहुत से इलाके भी उसके तहत हैं, वहाँ के राजा ने मुसलमानों के खिलाफ एक इंतहाई नफरत अंगेज और खूनी मुहिम शुरू कर रखी है। मुसलमानों के आते जाते काफिलों को ना सिर्फ लूटता है बल्कि उसकी सरजमीनों के अंदर या आसपास से जो भी कोई साहिब सरवत मुसलमान या ताजिर गुजरता है वो सलामती के साथ अपना माल नहीं ले जा सकता। पहले भी कुछ शिकायत हमारे पास आई थी और तहकीक करने पर सही साबित हुई। अब जो लोग उसकी शिकायत लेकर आए हैं वो भी काबिल एतबार और अहम है, लिहाजा मैंने सरसूती के राजा के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। लश्कर लेकर मैं खुद निकलूंगा। मेरे साथ अली बिन रबी, सुलेमान बिन यूसुफ, अली खिशावंद और नात होंगे। अब्दुल रज़ाक दीगर उमरा के साथ गज़नी ही में नज़्मो नस्क पर निगाह रखेगा। लश्कर की तैयारी के लिए मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ। इसके बाद लश्कर यहाँ से दर्रा कश्मीर की तरफ रवाना होगा और राजा पर हमलावर होगा। फिर देखते हैं वो कैसे और किस तरह मुसलमानों के काफिलों और गुजरने वाले मुसलमानों को नुकसान और ज़ख्म पहुँचाता है। सुल्तान की तजवीज़ से सारे सालारों और उमरा ने इत्तेफाक किया था। फिर उस मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर सलाह मशवरा होता रहा, यहाँ तक कि सुल्तान ने 2 दिन की मोहलत देने के बाद वो इजलास ख़त्म कर दिया था। अली बिन रबी वापस अपनी हवेली में दाखिल हुआ। अभी वो दीवान खाने में बैठा ही था कि हवेली में रुबैल और राहिल दोनों बहन भाई दाखिल हुए। दीवान खाने के दरवाजे पर आकर रुक गए। रुबैल अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, भाई क्या हम दोनों बहन भाई अंदर आ सकते हैं? अली बिन रबी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, रुबैल, मैं नहीं समझता था कि तुम बहन भाई इस तरह तकल्लुफ मिजाज साबित होंगे। दीवान खाने में आने के लिए तुम दोनों को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जवाब में रुबैल और राहिल मुस्कुरा दिए। दोनों आगे बढ़कर अली बिन रबी के सामने बैठ गए। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ रुबैल ने किया और अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, आपको सुल्तान ने बुलाया था, खैरियत तो है? जवाब में जो गुफ्तगू सुल्तान के कसर में हुई थी अली बिन रबी ने तफसील के साथ कह दी थी। थोड़ी खामोशी रही। उसके बाद राहिल कहने लगी, इसका मतलब है 2 दिन बाद आप अपनी मुहिम पर रवाना होंगे। मैं समझती हूँ ये मुहिम सख्त होगी, इसलिए कि सरसूती के राजा के मुतालिक मशहूर है कि वो जालिम और सरकश और लुटेरा भी है और फिर उसके पास अस्करी ताकत भी बड़ी खूब किस्म की है और बहुत से दीगर हुक्मरान उस पर हमलावर होने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। राहिल जब खामोश हुई तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, राहिल, मुहिम मुश्किल हो या आसान उसे सर तो करना है। 2 दिन बाद लश्कर यहाँ से रवाना होगा और सुल्तान खुद भी लश्कर में शामिल होंगे। अली बिन रबी की गुफ्तगू से राहिल परेशान, फिक्रमंद और अफसुर्दा सी हो गई थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद दोबारा वो बोली और कहने लगी, अमीर, आप बुरा ना मानिएगा, आप ज़्यादा राह में क्या क्या अपने साथ लेकर जाएंगे? इस पर मुस्कुराते हुए अली बिन रबी बोला और कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई मेरे ज़्यादा राह की कोई फिक्र ना करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। लश्कर के अंदर हर चीज़ मुहैया होती है, फिर ज़्यादा राह का मैंने क्या करना है? उस मौके पर जरा घूरने के अंदाज में राहिल ने अली बिन रबी की तरफ देखा था। फिर कहने लगी, अच्छा आप ना बताएं, मैं अपनी मर्जी का ज़्यादा राह तैयार कर लूंगी। इस मौके पर मेरी आपसे एक और गुजारिश भी है। राहिल के उन अल्फाज के जवाब में बारी बारी अली बिन रबी ने दोनों बहन भाई की तरफ देखा, फिर पूछा, आप दोनों बहन भाई क्या कहना चाहते हो? इस पर राहिल बोली और कहने लगी, हम दोनों की ख्वाहिश है कि आप अभी हमारे साथ हमारे बाग में चलें। ये फैसला हम दोनों बहन भाई ने कल का किया हुआ है। आज आपको साथ लेकर जाएंगे। 2 दिन के बाद आपने मुहिम पर रवाना होना है, लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि आप अभी हमारे साथ चलें। हम आपको बताएंगे कि हमारे माँ बाप ने कौन से बागात ठेके पर दिए हैं जिनसे अच्छी खासी आमदनी होती है और कौन सा हमारा बाग अपने पास है, क्योंकि उससे मुस्तफीद होना और उसकी देखभाल करना हम दोनों बहन भाई के जिम्मे है। अली बिन रबी कुछ कहने लगा था कि इससे पहले ही राहिल बोली और कहने लगी, मेरी गुजारिश है कि इनकार ना कीजिएगा। अली बिन रबी मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अच्छा ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ बागात में चलूंगा।
अली बिन रबी के उन अल्फाज पर दोनों बहन भाई बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। जरा प्यारे अंदाज में राहिल ने अली बिन रबी की तरफ देखा और कहने लगी, मैं आपके लिए अपनी मर्जी का ज़ादे राह तैयार कर दूंगी। अब आपसे फौरी गुजारिश ये है कि आप उठें और हमारे साथ चलें। अली बिन रबी चुपचाप उठकर उनके साथ बागात की तरफ हो लिया था। 2 दिन बाद सुल्तान मसूद गजनवी मुसलमानों के दुश्मन राजा पर हमलावर होने के लिए रवाना हुआ था। राजा ने उसकी कोई परवाह ना की कि सुल्तान उस पर हमलावर होने के लिए रवाना हो चुका है, इसलिए कि सरसोती के राजा ने कई सालों की लूटमार और अनथक जिद्दोजहद करते हुए अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा कर लिया था। इस बिना पर वो आसपास के किसी हुक्मरान को घास नहीं डालता था और जब भी मौका मिलता था तिजारती काफिलों को लूटने के अलावा सरकर्दा और अहले सरवत लोगों को अगवा करके अपने किले में बंद कर दिया करता था। उसकी यह हरकत उसके लिए बाइसे शर्म भी नहीं थी और उसकी उन हरकतों में अब मजीद इजाफा हो चुका था। इस बिना पर सुल्तान के पास उसकी शिकायत पहुंची थी। चुनाचे सरसोती के राजा को जब खबर हुई कि सुल्तान मसूद गजनवी उस पर हमलावर होने के लिए अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ कूच कर रहा है, तब राजा ने सुल्तान मसूद गजनवी को कोई अहमियत ना दी। अपने लश्कर की तैयारी मुकम्मल की और अपने किले से बाहर निकलकर वो सुल्तान की आमद का इंतजार करने लगा था। उसने फैसला कर लिया था कि अपने किले से बाहर सुल्तान का मुकाबला करेगा। उसका यह किला और शहर भी बड़ा अजीबो गरीब था। शहर काफी बड़ा था। शहर की फसील बजाते खुद किला नुमा थी। शहर के अंदर उसका मजबूत और मुस्तहकम किला था और शहर की फसील के गिर्द इतनी चौड़ी गहरी खंदक थी जिसे किसी भी सूरत अबूर नहीं किया जा सकता था। यही वजह थी कि सरसोती का राजा अपने आसपास के किसी हुक्मरान को कोई अहमियत नहीं देता था। इसके अलावा उसके जराए आमदनी बहुत थे। मौर्रखीन लिखते हैं कि उसके इलाकों में इस कदर गन्ना होता था जिसकी पैदावार से उसे काफी आमदनी होती थी। बहरहाल सरसोती का राजा अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर निकलकर सुल्तान मसूद गजनवी का इंतजार करने लगा था। दूसरी तरफ से सुल्तान भी बड़ी तेजी से बढ़ा। सरसोती के राजा के लश्कर के सामने जाके उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था। राजा ने फैसला कर लिया था कि चूंकि मुसलमानों का सुल्तान एक लंबा सफर तय करके उसके पास आया है, लिहाजा वो उसे आराम करने देगा, ना सुस्ताने का मौका देगा, आते ही जंग की इब्तदा कर देगा। अपने लश्कर के साथ साथ सुल्तान एक रोज सूरज तुलू होने के बाद ही सरसोती के राजा के सामने पहुंचा और उसने वहां पड़ाव कर लिया था। राजा के लश्कर में कुछ देर तक बड़े जोरदार बल्कि खौफनाक अंदाज में तबल बजते रहे और उसके लश्करी अजीबो गरीब आवाजों में नारे बुलंद करते हुए अपने लश्कर के अंदर नया जोश और वलवला पैदा करने की कोशिश करते रहे। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर में गहरी संजीदगी थी। लश्कर को सुल्तान ने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। लश्कर का एक हिस्सा सुल्तान ने अपने पास रखा था। दोनों हिंदू सालारों नाथ और रामदेव को सुल्तान ने अपने साथ रखा। दूसरे लश्कर की कमानदारी अली बिन रबी के हाथ थी। बाकी सालारों को उसके साथ रखा गया था। जंग की इब्तदा सरसोती के राजा ने की थी। अपने लश्कर को वो हरकत में लाया और सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर पर खौफनाक अंदाज में हमलावर हुआ था। दूसरी तरफ सबसे पहले सुल्तान मसूद गजनवी ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ इब्तदा की। पहले सुल्तान ने बुतकदों में उजाड़पन और मैकदों में वीरानियां भर देने वाले मौत फैलाते तूफानों की तरह तकबीरें बुलंद की। उसके बाद सुल्तान ने अपने लश्कर को जलजलों के इर्तियाज की तरह आगे बढ़ाया। फिर वो सरसोती के राजा के लश्कर के एक हिस्से पर जिस्मों को मजरूह करते सुलगते बेजार लम्हों की तरह हमलावर हो गया था। सुल्तान मसूद गजनवी के साथ ही साथ अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ अपने काम की इब्तदा कर चुका था। उसने पहले जमीन की खामोशियों की तहों तक को हिला देने वाली इस्तराब भरी आंधियों की तरह तकबीरें बुलंद की। बारूद भरी हवाओं के तूफानों, कर्ब भरे दुखों के कोहराम की तरह अपने लश्कर को उसने आगे बढ़ाया। फिर वो सरसोती के राजा के लश्कर पर प्यास के सहरा भर देने वाले दर्द के उड़ते गुबार की तरह हमलावर हुआ था। इस तरह दोनों लश्करों के टकराने से सरसोती के नवाह में आफते जान अजाब उठ खड़े हुए थे। हौसलों के नए शबाब, वलवलों के नए बाब खड़े होना शुरू हो गए थे। जिंदगी के मकतब में कुर्बतों के अजल ख्वाब दाखिल होना शुरू हो गए थे। मैदान जंग के अंदर मर्ग बदोश सातें अपना रंग जमाने लगी थी। रज़्मगाह में सांसों में चिंगारियां, आंखों की बसीरत में मौत की अंधी धुंध भरना शुरू हो गई थी। कज़ा बड़ी तेजी के साथ मंजिलों को, सराबों और जीस्त को जंग आलूद करने लगी थी। थोड़ी देर की जंग के बाद ही सरसोती के राजा का सारा तकब्बुर, सारा घमंड, सारा तमर्रुद जाता रहा था। उसने देखा अपने तेज हमलों से सुल्तान मसूद गजनवी और अली बिन रबी ने उसके लश्कर की अगली सफ़ों का सफाया करते हुए उसके लश्कर के वस्ती हिस्से तक को भी हिलाकर रख दिया था।
ये सूरत हाल यकीनन सरसूती के राजा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। लिहाजा उसने अपने लश्कर को पसपा होकर किला बंद होने का हुक्म दिया। आनन फानन उसके लश्करी पलटे खंदक को अबूर करने के लिए जो उन्होंने तरीकाकार रखा हुआ था, उससे खंदक अबूर करने के बाद उन्होंने मुतहर्रिक पुल पीछे खींच लिए थे ताकि उनके पीछे पीछे सुल्तान भी खंदक को अबूर करके उनकी पुष्ट पर हमलावर ना हो सके। इस तरह सुल्तान मसूद के हाथों शिकस्त उठाने के बाद सरसूती का राजा किला बंद हो गया था। उसका ख्याल था कि सुल्तान मसूद गजनवी खंदक को पार नहीं कर पाएगा। अगर खंदक को पार ना कर सका तो फिर कुछ भी ना कर पाएगा। उसको ये भी उम्मीद थी अगर किसी ना किसी तरह सुल्तान मसूद गजनवी ने खंदक को पार भी कर लिया, तब भी उसके शहर और किले की फसील इतनी मजबूत और मुस्तहकम थी कि उसे अबूर करना या उसे तोड़कर शहर के अंदर दाखिल होना बड़ा मुश्किल था कि शहर के गिर्द जो फसील थी उसके बराबर ही अंदर मिट्टी डालकर उसे फसील के बराबर कर दिया गया था, जिसकी वजह से फसील इंतहा दर्जे की मजबूत और मुस्तहकम हो गई थी। सुल्तान मसूद गजनवी ने लगातार एक हफ्ते तक अपने लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया। इस दौरान लश्करी ना सिर्फ आराम कर चुके थे बल्कि वो लश्करी जो जंग के दौरान जख्मी हुए थे उनकी हालत भी बेहतर हो गई थी। लिहाजा 8वें रोज सुल्तान ने अपने सालारों का इजलास तलब कर लिया था ताकि सरसूती के राजा के खिलाफ अपनी कार्रवाई की इब्तदा की जाए। चुनाचे शहर के गिर्द जो काफी चौड़ी और दिफाई खंदक थी उसके करीब ही सुल्तान ने इजलास तलब किया। जब सारे सालार सुल्तान के सामने आके बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज सुल्तान मसूद गजनवी ने किया और कहने लगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को और आपके मातहत काम करने वाले सारे लश्करियों को सरसूती के राजा के खिलाफ शानदार कामयाबी और कामरानी पर मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ का राजा अपने आप को नाकाबिले तस्कीर ख्याल करने लगा था। आसपास से गुजरने वाले कारवानों पर हमलावर होकर मनमानी करता था और उसे ये घमंड हो गया था कि उसका शहर और किला इतना महफूज और मुस्तहकम है कि कोई उसे फतह करके उसको गजब नहीं पहुंचा सकता। हमने शहर से बाहर सरसूती के राजा को शिकस्त देकर उसके घमंड और तमर्रुद पर पहली ज़रब लगा दी है। अब हमने दूसरी ज़रब की तैयारी करनी है। सरसूती का राजा शहर के अंदर महसूर होकर यह ख्याल करने लगा है कि हम उसका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे और नाकाम और नामुराद होकर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं यह बहुत दुश्वार काम है, इसलिए कि शहर के गिर्द जो खंदक है जो बहुत गहरी और चौड़ी है और उसे अबूर करना मुश्किल है। सरसूती का राजा इस जन में होगा कि अव्वल तो हम इस खंदक को पार ही नहीं कर पाएंगे और अगर किसी तरीके से इसे हमने पार कर भी लिया तो हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना उसे नुकसान पहुंचा सकेंगे, इसलिए कि हमारे पास किला शिकन आलात नहीं, ना हमारे पास दबाबे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो जाएं और शहर की फसील को तोड़कर अंदर दाखिल होना नामुमकिन है, इसलिए कि हमारे पास नकब जनी का सामान भी नहीं है। इसके अलावा शहर के गिर्द फसील की जो बुलंदी है इतनी ही बुलंदी तक अंदर मिट्टी डालकर फसील के बराबर कर दी है। इस बिना पर फसील को तोड़कर इसमें दाखिल नहीं हुआ जा सकता। अब हमारे सामने सबसे पहला मसला और मरहला खंदक को अबूर करना है। अगर हम खंदक को अबूर करके आगे बढ़ें तो आगे भी मुश्किलात होंगी, लेकिन हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि खंदक को पार करने के बाद शहर का मुहासरा कर लेंगे। बाहर से कोई चीज़ शहर के अंदर जाने देंगे और ना ही किसी को शहर से बाहर निकलने देंगे। इस तरह मुहासरे में तंगी और सख्ती पैदा होगी तो मुझे उम्मीद है कि सरसूती का राजा हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अब मैं तुम सब के ज़िम्मे एक काम लगाता हूँ कि सोचो हम सरसूती के नवाह में इस चौड़ी खंदक को कैसे अबूर करके शहर का मुहासरा कर सकते हैं। उस मौके पर जो ही सुल्तान मसूद गजनवी खामोश हुआ, अली बिन रबी बोला और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, सरसूती के राजा को शिकस्त देने के बाद जो हमने एक हफ्ता आराम किया है, हमने यह हफ्ता ज़ाया नहीं किया। मैं इसी मौजू पर पहले से सोचता रहा हूँ और इस मौजू पर मैंने अपने सालारों से गुफ्तगू की और जो तजवीज़ मैंने उनके सामने पेश की थी उससे सारे सालारों ने भी इत्तेफाक किया है। अली बिन रबी की उस गुफ्तगू से सुल्तान मसूद गजनवी की आंखों में चमक पैदा हुई। शफकत भरे से अंदाज में अली बिन रबी की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, अगर सरसूती की इस खंदक को अबूर करने का तरीका तुमने सोचा है तो बताओ। मुझे उम्मीद है कि जो मनसूबाबंदी तुमने की होगी वो यकीनन हमें कामयाबी से हमकिनार करेगी। सुल्तान के खामोश होने पर अली बिन रबी बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, यहाँ एक हफ्ता आराम करने के दौरान मैंने इर्द गिर्द के इलाकों का जायजा लिया। आपने भी देखा होगा कि यहाँ कमाद की फसल बहुत ज्यादा है, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है। जिस समत रुख करें जहां तक निगाह काम करती है गन्ना है। चूंकि सरमा अपने अरूज पर है लिहाजा गन्ना काटने का वक्त आया हुआ है। मैं चाहता हूं इसे गन्ने से काम लेकर हम बड़ी आसानी के साथ खंदक को अबूर कर सकते हैं।
यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी जब रुका तब फौरन उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान बोल उठा, खुलकर कहो अली बिन रबी, तुम क्या कहना चाहते हो? जवाब में अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कहना क्या है, लश्कर का एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं, गन्ने की फसल काट काट कर खंदक में डालते हैं, खंदक के एक खासे चौड़े हिस्से को गन्ने की फसल से भरकर बराबर कर देते हैं। जब हम गन्ने से खंदक को भर लेंगे तो उसको जमीन की सतह पर लाने के लिए उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। जब ऊपर से हम अपने घोड़ों और बारबरदारी के जानवरों के साथ गुजरेंगे तो गन्ना नीचे नहीं बैठेगा, बल्कि जो मिट्टी हमने डाली होगी उसका दबाव पहले ही गन्ने पर हो चुका होगा और हम आसानी से खंदक को पार कर लेंगे। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी जब खामोश हुआ तब हल्के हल्के तबस्सुम में सुल्तान बोल उठा, अली बिन रबी, ये एक बेहतरीन तजवीज़ है और इससे बड़ी आसानी के साथ हम खंदक अबूर करने में कामयाब हो जाएंगे। ये काम मैं तुम्हारे जिम्मे ही लगाता हूँ। लश्कर का एक हिस्सा खुद मुकर्रर करो जो इर्द गिर्द से गन्ने की फसल काट कर खंदक के उस हिस्से को पुर करना शुरू कर दें जिस हिस्से का तुम तायुन करोगे। बाकी लश्कर को चौकस रखना। उसके साथ ही सुल्तान ने वो इजलास खत्म कर दिया था। उसी रोज अली बिन रबी लश्कर के एक हिस्से के साथ हरकत में आया और गन्ने की फसल काटकर खंदक के एक हिस्से को पुर करना शुरू कर दिया था, जबकि बाकी लश्कर को चौकस कर दिया गया था। मौर्रखीन लिखते हैं कि सरसोती के नवाह में गन्ने की बोहतात थी। मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि उस फसल को काटकर सुल्तान मसूद गजनवी ने सरसोती शहर के इर्द गिर्द जो खंदक थी उसे अबूर करके शहर का मुहासरा करने में कामयाब हुआ। बहरहाल खंदक के मखसूस हिस्से में गन्ना भरने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई और फिर सुल्तान ने जो वक्त मुकर्रर किया था उसी वक्त के मुताबिक उसका पूरा लश्कर खंदक को पार करने के बाद शहर के करीब हुआ और फिर सुल्तान के हुक्म पर शहर का मुहासरा कर लिया गया। मुहासरे में तेजी लाई गई थी। शहर से कोई चीज बाहर और शहर के बाहर से कोई चीज अंदर ना जा सकती थी। इस तरह सुल्तान ने दिन ब दिन मुहासरे में सख्ती और शिद्दत पैदा करनी शुरू कर दी थी। सरसोती का राजा अब फिक्रमंद हुआ था। सुल्तान को मुहासरा किए हुए जब चंद रोज गुजर गए तब एक रोज सरसोती का राजा शहर की फसील के बुर्ज में अपने सालारों के साथ नमूदार हुआ। कुछ देर सुल्तान के मुहासरे का जायजा लिया, फिर खदशात भरी आवाज में कहने लगा, लगता है ये मुहासरा उठने का नहीं है। यहां तक कहने के बाद राजा जब खामोश हुआ तब उसका एक सालार राजा को मुखातिब करके कहने लगा, महाराज, अगर इन मुसलमानों ने खंदक को अबूर कर लिया है तो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे? शहर की फसील ऐसी है कि ये उसे किसी सूरत अबूर नहीं कर सकते। यहां तक कहने के बाद राजा का सालार जब खामोश हुआ तब राजा गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, जो कुछ तुमने कहा है अपनी जगह दुरुस्त है। अगर मुसलमानों का सुल्तान शहर की फसील को अबूर करके शहर में दाखिल ना भी होने पाए, पर जिस तरह शिद्दत और सख्ती के साथ उसने शहर का मुहासरा कर रखा है, अगर इसी तरह मुहासरा जारी रहा तो एक ना एक रोज तो ऐसा जरूर आएगा कि हमें उसके सामने हथियार डालने पड़ेंगे। तुम देखते हो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास खुराक के जखीरे में खतरनाक हद तक कमी आती जा रही है और ये सिलसिला जारी रहा तो हम खुद मुसलमानों के सुल्तान के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा मैं चाहता हूं चंद शराइत मुसलमानों के सुल्तान के सामने पेश की जाए। उन शराइत के साथ सुल्तान से सुलह कर ली जाए और उसे एक माकूल रकम पेश की जाए और साथ ही ये भी यकीन दहानी कराई जाए कि उतनी ही रकम हर साल हमारे नुमाइंदे खिराज के तौर पर सुल्तान की खिदमत में पेश करते रहेंगे। राजा की उस तजवीज़ से उसके अक्सर सालारों और नुमाइंदों ने चूंकि इत्तेफाक किया था, लिहाजा ये तय पाया कि एक वफ्द सुल्तान मसूद गजनवी की तरफ रवाना किया जाए और सुलह की शराइत पेश की जाए और सुल्तान को हर साल बाकायदगी के साथ खिराज की रकम अदा करने की यकीन दहानी भी कराई जाए। राजा की तरफ से सुल्तान मसूद गजनवी की खिदमत में एक वफ्द भेजा गया और उसने ये पेशकश की कि सुल्तान की खिदमत में राजा की तरफ से हर साल खिराज के तौर पर एक माकूल रकम पेश की जाएगी। ये शराइत तय होने के साथ ही एक और भारी रकम भी सुल्तान की नजर की जाएगी। जब राजा का वफ्द पहुंचा तो सुल्तान ने अपने सारे सालारों का एक इजलास तलब कर लिया था और राजा की तरफ से जो पेशकश की गई थी उनके सामने तफसील के साथ बयान की। अभी कोई फैसला होने नहीं पाया था और सुल्तान मसूद गजनवी अपने सालारों के साथ अभी तक सलाह मशवरे में था कि सुल्तान को उसके मुखबिरों ने इतला दी कि शहर से किसी न किसी तरह एक मुसलमान भाग के निकला है और वह सुल्तान की खिदमत में हाजिर होना चाहता है। यह सुनकर सुल्तान ने उस मुसलमान को फौरन तलब कर लिया। वो सुल्तान के सामने पेश हुआ। तब सुल्तान के पूछने पर आने वाला वो मुसलमान बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, सरसोती का राजा धोखा और फरेब दे रहा है। उसके शहर में इस वक्त सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्हें ये अगवा करता रहा है और जिनसे उनका सारा माल छीनकर इसने उन लोगों को अजाब और तशद्दुद में मुब्तला कर रखा है।
अनगिनत काफिलों को इसने लूटा और जो भी मालदार मुसलमान अपने माल के साथ यहां से गुजरा इसने उसे माफ नहीं किया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सरस्वती की कैद से भागकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। राजा ने आपसे सुलह करने के लिए जो शराइत पेश की हैं उन शराइत के तहत राजा रकम तो अदा करेगा, लेकिन जब अपने लश्कर के साथ आप चले जाएंगे तो सरस्वती में जो इस वक्त मुसलमान कैद हैं उन पर वो सख्ती और तशद्दुद के अजाब तारी कर देगा। वो अपने माल अपनी दौलत से पहले ही महरूम हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारे अपनी जानों से भी महरूम हो जाएंगे। मुसलमानों की यह हालत जानकर सुल्तान मसूद गजनवी का चेहरा सदियों के सरबस्ता राजों में खोलती अदावतों की लपटों का सा हो गया था। आंखों के अंदर मर्ग के खेल खेलते तूफान जोश मारने लगे थे। मजमूई तौर पर सुल्तान मसूद गजनवी की हालत गैज़ो गज़ब के धारों खसो खाशाक की तरह उड़ा देने वाले तूफानों और इंतकाम की हैजान खेजियों की सी होकर रह गई थी। उसी वक्त जबकि सुल्तान गजब और गुस्से में डूबा हुआ था, आने वाला वो मुसलमान बोला और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं एक और इंकशाफ आप पर करता हूँ। सरस्वती के लोग ही नहीं, राजा भी आपके मुहासरे से तंग आ चुका है। अगर आप उसकी पेश करदा शराइत पर सुलह ना भी करें, तब भी अगर ये मुहासरा मजीद 2-3 दिन जारी रहा तो सरस्वती का राजा खुद घुटने टेक देगा, आपके सामने हथियार डाल देगा और अपनी शिकस्त और आपकी फतहमंदी का ऐलान अपनी जुबान से करेगा। सरस्वती के राजा ने अपने यहाँ मुसलमानों को कैद करके जिस अजाब और अजियत का निशाना बना रखा था उसके मुताबिक मौर्रखीन लिखते हैं, मुसलमान सौदागरों से एक अर्जेदार सुल्तान को मौसूल हुई तो अहले किला खौफ का शिकार हो गए थे। उस दरख्वास्त में लिखा गया था कि हम चंद ताजिर अपने वतन से निकले और बदकिस्मती से इन काफिरों के हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। इन जालिमों ने तसलसल के साथ हम पर जुल्म और सितम किया है और हमसे हमारा माल और दौलत छीनकर हमें कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दिया है। हमें यह खदशा है कि अगर आपने इसकी पेश करदा शराइत पर सुलह कर ली तो आपके यहाँ से जाते ही यह हम पर तशद्दुद करने की इंतहा कर देंगे। इसके अलावा हम आपको ये बता देना भी अपना फर्ज समझते हैं कि राजा के पास खुराक और सामान रसद खत्म हो चुका है और किला बंद होकर रहने की हिम्मत नहीं रही। अगर आप 2-3 रोज तक और मुहासरा जारी रखेंगे तो शहर अपने आप फतह हो जाएगा। बहरहाल सुल्तान मसूद गजनवी को जब सरस्वती के किले में मुसलमानों की उस बदहाली की खबर हुई तब राजा की तरफ से जो शराइत सुल्तान मसूद गजनवी को पेश की गई थी उन्हें सुल्तान ने इंतहाई गजबनाकी में मुस्तरद कर दिया। उसके बाद सुल्तान ने सरस्वती शहर और किले का मुहासरा पहले की निस्बत ज्यादा शिद्दत के साथ शुरू कर दिया था। सुल्तान ने आखिरकार बकौल मौर्रखीन ताकत और कुव्वत से किले को फतह किया। सुल्तान अपने लश्कर के साथ सरस्वती शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। शहर में जिसने भी मुसलमानों पर सख्तियां की थी उनका सुल्तान ने कत्लेआम किया और जो मुसलमान वहां कैद और असीर थे उनको रिहा कराया और इस तरह सुल्तान ने बकौल मौर्रखीन सरस्वती के राजा को बदतरीन सजा दी। सुल्तान मसूद गजनवी शायद सरस्वती शहर में अपने लश्कर के साथ कुछ हफ्ते कयाम करता, पर इसी दौरान उसे खबरें मिली कि ममलुकत के अंदर कहत की वबा फूट पड़ी है। जिस बिना पर सुल्तान ने वक्त ज़ाया नहीं किया, बड़ी तेजी और सूरत के साथ सरस्वती से कूच किया और मरकजी शहर गजनी का उसने रुख किया था। मौर्रखीन लिखते हैं कि यह कहत सिर्फ सुल्तान मसूद की ममलुकत में ही नहीं फैला था बल्कि एक बैनुल अक़वामी कहत था, जिसके मुतालिक मौर्रखीन लिखते हैं कि उस साल दुनिया के अक्सर हिस्सों में बारिश ना होने की वजह से एक ज़बरदस्त कहत पड़ा जो इंतहा दर्जे का शदीद था। साथ ही साथ मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि इसी कहत ने आलमगीर वबा की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस वबा से सिर्फ इस्फहान में 40,000 आदमी लुक़मा अजल बन गए। मौर्रखीन मजीद लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अक्सर शहरों देहातों वगैरह में मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि खेती बाड़ी और दीगर पेशों के लिए मजदूरों का मिलना मुश्किल हो गया था। साथ ही मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि बगदाद के नवाही इलाकों मोsul और जर्जिस्तान में चीचक की वबा भी फैल गई। उन शहरों का शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां 2-3 अफराद उस मर्ज का शिकार ना हो गए हों। कहत की खबरों के साथ साथ सुल्तान के लिए एक और मुसीबत भी उठ खड़ी हुई। वो इस तरह के तबरिस्तान के हुक्मरान ने सुल्तान के इलाकों पर शब खून मारने लूट मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उसने सुल्तान की ममलुकत के इलाकों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया था। तबरिस्तान के हुक्मरान का नाम अबाका कालिंजार था। यह खबर सुल्तान को उस वक्त मिली जिस वक्त वो सरस्वती से बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ अपने मरकजी शहर का रुख किए हुए था। गजनी की तरफ जाते हुए जब एक जगह सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया तब तबरिस्तान के हुक्मरानों से मुतलिक जो खबरें आई थी उनके मुतलिक अपने सारे सालारों को इकट्ठा करके तफसील बताई। उसके बाद सुल्तान मसूद गजनवी अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अली बिन रबी, यहाँ से सीधा गजनी जाएंगे। लश्कर एक हफ्ता गजनी में कायम करेगा, उसके बाद लश्कर का एक हिस्सा लेकर तुम तबरिस्तान का रुख करोगे। बेटे, ये एक सख्त मुहिम होगी
اور اس کے لیے میں تم جیسے سالار پر ہی اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں غزنی پہنچ کر جب لشکر ایک ہفتہ آرام اور قیام کرے تب تم ایک لشکر لے کر تبرستان کا رخ کرو۔ میں یہ بھی پسند کروں گا کہ اس مہم میں سلیمان بن یوسف اور علی خشاون تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کریں۔ مجھے امید ہے کہ دونوں کو تم سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب خاموش ہوا تب علی بن ربیع بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، جہاں تک آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ لشکر ایک ہفتہ غزنی میں قیام کرنے کے بعد تبرستان کا رخ کرے، اس سے میں کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن جہاں تک سلیمان بن یوسف اور علی خشاون کا میرے ساتھ نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا تعلق ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دفعہ میرے ساتھ 2 سالاروں میں سے ایک بھیج دیں، یا میرے ساتھ عبد الرزاق کو کر دیں یا رئیس بن عبد العزیز کو میری مدد کے لیے روانہ کر دیں۔ اس موقع پر لمحہ بھر کے لیے سلطان مسعود نے گہری نگاہوں سے علی بن ربیع کا جائزہ لیا، پھر کچھ سوچا اور کہنے لگا، اچھا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا۔ غزنی پہنچ کر اس مہم کے لیے عبد الرزاق کو مطلع کر دیا جائے گا، وہ اس مہم میں تمہارے ساتھ جائے گا، اس لیے کہ تم دونوں کے درمیان بڑی ہم آہنگی اور ایک طرح کی شناسائی ہے۔ اس کے بعد سلطان اس مہم کے مختلف پہلو پر گفتگو کرتا رہا، پھر سارے سالاروں کو اپنے خیمے سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سلطان کے خیمے سے نکل کر خسر پھسر کرتے ہوئے سلیمان بن یوسف اور علی خشاون اپنے اپنے خیمے کا رخ نہیں کیا، بلکہ سلیمان بن یوسف علی خشاون کے خیمے میں داخل ہوا۔ جب دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد علی خشاون نے سلیمان بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا تھا، میرے بھائی، ہمارے لیے سلطان اور علی بن ربیع نے بے عزتی اور توہین کی انتہا کر دی۔ سلطان نے ہم جیسے معمر اور تجربہ کار سالاروں کو علی بن ربیع کے تحت اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے ایک طرح سے چن رکھا ہے۔ جو بھی مہم پیش آتی ہے اس پر ہمیں علی بن ربیع کے نائب کے طور پر ہی کام کرنے کو ملتا ہے۔ سلطان کی طرف سے ہمارے حق میں یہ انتہا درجہ زیادتی ہے۔ دوسری زیادتی جو اس علی بن ربیع نے کی ہے وہ یہ کہ جب سلطان نے مجھے اور تم دونوں کو علی بن ربیع کے تحت کام کرنے کے لیے کہا تب علی بن ربیع نے ہمیں اس قابل ہی نہ سمجھا کہ وہ ہمیں لشکر میں ساتھ لے کر جائے اور یہ کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کریں۔ اب جیسا کہ سلطان نے فیصلہ کیا ہے عبد الرزاق اس کے ساتھ جائے گا۔ میرے بھائی، سلطان کے خیمے میں ہی میرے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی، پر میں نے ضبط کیے رکھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی خشاون رکا، کچھ سوچا، پھر بڑی رازداری اور آہستگی میں سلیمان بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن یوسف، میں نے ایک منصوبہ بندی بنائی ہے جس سے سلطان کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی اور ہم کسی کے نائب کی حیثیت سے نہیں بلکہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ علی خشاون کے ان الفاظ پر سلیمان بن یوسف رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، علی خشاون، میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن جس طرح تم نے رازدارانہ اور بالکل مدھم لہجہ اختیار کیا ہے اس سے میں یہ اندازہ ضرور لگا گیا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کوئی انتہائی خطرناک قسم کی منصوبہ بندی ہے۔ اس موقع پر علی خشاون نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ سلیمان بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی مناسب موقع ہمیں یعنی مجھے اور تمہیں ملے علی بن ربیع کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ یاد رکھنا، جب تک علی بن ربیع لشکر میں زندہ ہے لشکر کے اندر ہمیں بڑے سالاروں میں شمار کیا جائے گا، نہ ہماری عزت اور وقار رہے گا۔ اس لیے علی بن ربیع کا خاتمہ اب ہمارے لیے ایک طرح سے صرف ضروری نہیں بلکہ یوں جانو مجبوری ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر سلیمان بن یوسف چونکا، کچھ سوچا، پھر خدشات بھری آواز میں علی خشاون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی خشاون، میں تمہاری اس تجویز سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا۔ دونوں مل کے مناسب موقع جان کر علی بن ربیع کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تو یاد رکھنا اس کے قتل کا الزام ہر صورت میں ہم پر ہی آئے گا، اس لیے کہ جب وہ غزنی میں سمرقند سے آ کر آباد ہوا یہاں اس کی کسی سے دشمنی نہ تھی، مخالفت ہوئی تھی تو ہم دونوں کے ساتھ، اس لیے اگر ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا لمحوں کے اندر سلطان مسعود ہم دونوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اس پر علی خشاون چونک کر کہنے لگا، اگر یہ منصوبہ خطرناک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلیمان بن یوسف نے سوچا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ رازداری سے وہ علی خشاون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، علی خشاون، جہاں تک میں سوچ پایا ہوں ہمیں علی بن ربیع کو نہیں بلکہ مناسب موقع جان کر سلطان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر ہم قتل نہیں کر سکتے تو پھر اس کو ایسا بے بس کر دیں کہ بے بسی کی حالت میں اسے تخت و تاج سے محروم ہونا پڑے، اور اس محرومی کے بعد لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سلطان مسعود کا چھوٹا بھائی امیر محمد جو اس وقت اسیری کی حالت میں ہے، گو نابینا ہے لیکن اسے سلطان بنا دیا جائے گا۔ جب امیر محمد کو سلطان بنا دیا گیا اور اس تک یہ خبر پہنچی کہ میں اور تم نے سلطان مسعود کو ختم کر کے اس کے لیے تخت و تاج حاصل کرنے کا راستہ صاف کیا ہے،
یاد رکھنا میری اور تمہاری حیثیت غزنی کی مملکت میں سالار اعلیٰ کسی ہوگی۔ امیر محمد ہماری قدر کرے گا اور موقع دیکھ کر ہم نئے سلطان امیر محمد کے ہاتھوں علی بن ربیع کا خاتمہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلیمان بن یوسف جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی علی خشاوند کچھ دیر تک توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سلیمان بن یوسف، جو تجویز تم نے پیش کی ہے بہت اعلیٰ اور بڑی اچھی ہے۔ سلطان مسعود کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اس کے خاتمے کے بعد یقیناً امیر محمد سلطان بنے گا، وہ ہماری قدر اور ہماری عزت کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر ہم علی بن ربیع کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ دونوں اس سازش پر متفق ہو گئے۔ پھر سلیمان بن یوسف اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے اگلے روز لشکر نے غزنی کی طرف کوچ کیا تھا۔